हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th में बायोलॉजी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसमें शेष बचे भागों के बारे में। आप लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पढ़ लिए हैं फर्स्ट चैप्टर का। आज पढ़ेंगे उसके बाद वाले भाग के बारे में, और उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होता है और जैव विविधता वाले क्षेत्र क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आप जानते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। इससे पहले हमने आपके सामने जिक्र कर रखे इसके बारे में बता रखे हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की जातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की जातियों की संख्या, जीवों की संख्या नहीं, जीवों की जातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। अर्थात दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, वही उसका जैव विविधता कहलाता है। तो कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की जातियों की संख्या, जीवों की जातियों की संख्या जातियों की संख्या जातियों की संख्या पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की जातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कहलाती है। विविधता कहलाती है। तो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की जातियों की संख्या जैव विविधता कहलाती है। और हमने आपको बता रखे हैं कि जैव विविधता के अंतर्गत समस्त जीवों की जातियां कितनी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो हमने आपको बताया था कि अभी तक ज्ञात जीवों की जातियों की संख्या स्टूडेंट्स 1.7 to 1.8 मिलियन। अर्थात अभी तक ज्ञात जीवों की जातियों की संख्या कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों की जातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं। अर्थात इनके बारे में वैज्ञानिकों ने नामकरण कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है, पहचान कर रखा है। मतलब इन जीवों की जातियों के बारे में हमें सब कुछ कंप्लीट जानकारी मतलब किताबों में दी गई है। तो इसीलिए जो समस्त जीवों की जातियों की संख्या है वह 1.7 to 1.8 मिलियन है। अभी भी कुछ और जीवों की जातियां ऐसी है जिनका पहचान नामकरण करना बाकी है। अब उनका जब नामकरण पहचान हो जाएगा तो जिस वर्ग से उनका मिलान होगा, जिस टेक्सॉन से उनका मैचिंग होगा, उस टेक्सॉन के अंतर्गत उसको रख दिया जाएगा। तो यहाँ आप लोगों ने जैव विविधता देखा आप लोगों ने। तो अभी तक ज्ञात जीवों की जातियों की संख्या है, अभी तक ज्ञात जीवों की जातियों की संख्या अभी तक
ज्ञात जीवों की जातियों की संख्या लगभग, इसको लगभग में देंगे, अधिक भी हो सकती है, लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन है। आपको ये भी बता दें कि जितनी भी ज्ञात जीवों की जातियों की संख्या है, इसमें पादप के कितने परसेंटेज हैं, मतलब पादप कितने हैं, जंतु कितने हैं, सूक्ष्म मतलब अलग अलग जीव कितने हैं। तो अब उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, लगभग सभी जीवों की जातियों के संख्या का 70% क्या है, जंतु हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, अभी तक ज्ञात जीवों की जातियों की सभी संख्या का 70% जंतु हैं, 22% पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, और 8% सूक्ष्म जीव हैं। याद रखेंगे एक और चीज, 70% का 70%, इसमें यहाँ याद रखेंगे 70% का 70% मात्र कीड़े मकोड़े हैं। अर्थात जंतुओं में भी देखा जाए तो 70% का 70% केवल और केवल कीड़े मकोड़े हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जीवों की जातियों की बात किया जाए तो है बच्चों कीड़े मकोड़े, जिन्हें आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है, आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है, तो याद रखेंगे। आप लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं के वर्गीकरण में कुल 11 संघ बनाए गए हैं, जिसमें 7वां संघ आता है आर्थ्रोपोडा। यह आर्थ्रोपोडा संघ सब संघों से बड़ा संघ है, जिसमें सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा है। किनको रखा गया है, तो कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो इतने जीवों के जातियों का कैलकुलेशन हम इसके आधार पर कर सकते हैं। हम इन जीवों की जातियों की संख्या को लगभग 1000 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, मान लीजिए मान लेते हैं कि टोटल जीवों की जातियों की संख्या 1000 है। मान लेते हैं कि टोटल जीवों की जातियों की संख्या 1000 है। तो इतना तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इतने पर आसानी से कर लेंगे, इतने पर थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। तो मान लेते हैं कि टोटल जीवों की जातियों की संख्या इतना है, 1000 है। तो 1000 का 70% निकालेंगे, तो 1000 का 70% बराबर हो जाएगा 700। क्या हो गए, जंतु हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे 1000 का 22% क्या हो जाएंगे, 1000 का 22% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 220 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पादप हो जाएंगे, पेड़ पौधे। और 1000 का 8% निकालेंगे तो यह हो जाएंगे 80 सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जीवों की जातियों का हम कैलकुलेशन किए हैं 1000 मानक मानकर। तो हमारा ये एक कैलकुलेशन आया है। तो 70% का
70% निकालें तो 700 जंतु हो गए, 22% निकाले तो 220 पेड़ पौधों की जातियां हो गई, और 1000 का 8% तो 80 क्या हो गए, सूक्ष्म जीवों की जातियां हो गई। तो हम 1000 मानक मानकर निकाले हैं, टोटल जीवों की जातियां इतनी है, तो इतनी पर आप भी निकाल सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि 1000 का 70% का मतलब 700 जंतु हो गए, तो जंतुओं का 70% अर्थात 700 का आप 70% निकालेंगे तो 700 का 70%, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स लगभग 7×7=49, 490 क्या हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े। इसके अनुसार 1000 के अनुसार कीड़े मकोड़े, जबकि इसका 30% निकालेंगे तो अन्य जंतु हो जाते हैं लगभग कितना, 210 अन्य जंतु। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो जीवों की जातियों का कैलकुलेशन किए हैं स्टूडेंट्स, वो 1000 मानक मानकर किए हैं। आप 1.7 से 1.8 मिलियन पर कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा जीवों की जातियों का कैलकुलेशन, मतलब एक सामान्य जानकारी कि कितने जीवों की जातियां इस पृथ्वी पर, किस जीव की जाति कितनी अवेलेबल हैं। अब आगे पढ़ेंगे, इसके बाद आपका टॉपिक होगा 12 मेगा विविधता देश। तो इसको मिटा देते हैं। 12 मेगा विविधता देश। तो पहले देखेंगे मेगा विविधता देश क्या होते हैं, मतलब मेगा विविधता देश कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं, अब इसको देखेंगे। मेगा विविधता देश, मेगा बायोडाइवर्सिटी, मेगा बायोडाइवर्सिटी, इसका होता है मेगा विविधता, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, कंट्रीज मतलब देश, कंट्रीज, मेगा विविधता, मेगा विविधता मेगा विविधता देश। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे देश जिनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, या ऐसे देश जहां सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उन्हें मेगा विविधता देश कहा जाता है, मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज कहा जाता है। तो याद रखेंगे, अब तक 12 मेगा विविधता देश है, विविधता देश है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि अब तक 12 ऐसे देश हैं जहां सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उनमें से भारत भी एक है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि ऐसे देश जिनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे देश जिनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है या उपस्थित होती है, मेगा विविधता देश कहलाते हैं। मेगा विविधता देश कहलाते हैं। अभी तक 12 मेगा विविधता देश हैं,
मेगा विविधता देश हैं, जिनमें भारत भी एक है, जिनमें भारत भी एक है, जिनमें भारत भी एक है। अपना देश भी इनमें आता है। तो आप लोगों ने देखा कि भारत भी जैव विविधता वाले देशों में आता है, अर्थात भारत में भी सबसे मतलब अधिक विविधता पाई जाती है। तो इसका भी देख लेते हैं, तो आप लोग इसमें भी स्टार बनाकर लिख सकते हैं कि भारत भी एक ऐसा देश है जहां लगभग, लिख सकते हैं कि भारत में भी जैव विविधता पाई जाती है। भारत में भी जैव विविधता पाई जाती है, जहां पर लगभग 45,000 पादपों की जातियों की संख्या पाई जाती है एवं जंतु भी लगभग पादपों के दो गुनी संख्या में पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि जंतु भी लगभग पादपों के दुगुनी संख्या में पाए जाते हैं। तो जो जंतुओं की संख्या जो है जैव विविधता में लगभग दुगुनी संख्या में पाए जाते हैं। लगभग इसका दुगुनी करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? लगभग 90,000 जंतुओं की संख्या पाई जाती है। कहाँ पर? भारत में। तो भारत में भी जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ पर लगभग 45,000 पादपों की जातियों की संख्या पाई जाती है और लगभग 90,000 जंतुओं की जातियों की संख्या पाई जाती है। तो ये रहा मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज। अब देखेंगे जीवों के अध्ययन के लिए साधन। इसको मिटा देते हैं। जीवों के अध्ययन के लिए साधन कुछ ऐसे भी आप लोगों के बुक में दिया है, जो आपको पढ़ने में कुछ साधन यूज होते हैं, एजुकेशन करने में, अध्ययन करने में आपको आसानी होती है। देखेंगे जीवों के अध्ययन के लिए साधन। जीवों के अध्ययन के लिए साधन। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन साधन हम क्या करते हैं, जीवों के अध्ययन के लिए उपयोग करते हैं। तो पहला आता है संग्रहालय। इसमें पहला आता है संग्रहालय, जिसको हम म्यूजियम कहते हैं, इंग्लिश में म्यूजियम। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, म्यूजियम का होता है, संग्रहालय क्या होता है? तो यहाँ पर जीवों को, संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जीवों को मृत करके सुरक्षित
रखा जाता है, शीशे में रखा जाता है, जार में रखा जाता है, कंकाल को भी रखा जाता है, यहाँ तक कि कुछ लिक्विड में भी जीवों के अवशेष को रखा जाता है ताकि सुरक्षित रह पाए। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है, संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जीवों को मृत करके सुरक्षित रखा जाता है। तो सुरक्षित कैसे करेंगे, तो हम इसमें नोट नहीं करवा रहे हैं, आप लोग जान जाइए कि सुरक्षित कैसे रखेंगे। या तो उसको जार में पैक करके रखेंगे ताकि वो सुरक्षित रहे, जार मतलब शीशे के अंतर्गत पैक करके रखेंगे ताकि सुरक्षित रहे, या उसके कंकाल को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी जीवों के अवशेष होते हैं मृत करके जिनको हम किसमें कुछ लिक्विड में रखा जाता है ताकि वह जीवों के अवशेष सुरक्षित रहे और हम आसानी से उसके बारे में अध्ययन कर सकें। संग्रहालय में कुछ ऐसे जीवों के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे जो जीवों की जातियां इस दुनिया से विलुप्त हो गई हैं लेकिन आज भी म्यूजियम में अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, उनके जीवों के अवशेष उपस्थित हैं। तो संग्रहालय के बारे में आप लोगों ने देखा कि जहां जीवों को मृत करके सुरक्षित रखा जाता है जिससे उनके बारे में आसानी से अध्ययन कर सके, जिससे उनके बारे में आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो आप लोगों ने देखा म्यूजियम के बारे में कि मृत करके सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसके बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सके। संग्रहालय कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है तो ये भी लिख सकते हैं कि संग्रहालय प्रायः शैक्षणिक संस्थानों शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज आदि में रखा जाता है, आदि में स्थापित किया जाता है, तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ संग्रहालय होता है, शैक्षणिक स्थानों में होता है जैसे स्कूल, कॉलेज आदि जगहों में होता है। कुछ कॉलेजों को हम देखेंगे, कुछ ऐसे भी संग्रहालय कहाँ कहाँ स्थित है तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ संग्रहालय के हम नाम देख रहे हैं। कुछ संग्रहालय निम्न है या नीचे दिए गए हैं। पहला संग्रहालय है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्टूडेंट कहाँ है, प्लेस का नाम याद रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह है लंदन में। तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है, लंदन में। दूसरा म्यूजियम है फॉरेस्ट म्यूजियम। फॉरेस्ट म्यूजियम कहाँ है तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान
निकोबार में है, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। तीसरा है आपका संग्रहालय जिसका नाम है नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल म्यूजियम ऑफ, नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। यह कहाँ है स्टूडेंट्स? तो यह है नई दिल्ली में, जगह का नाम है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। आगे है चौथा म्यूजियम जिसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, यह कहाँ है स्टूडेंट्स? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है आपका मुंबई में, मुंबई में है, मुंबई में, मुंबई में। पांचवा म्यूजियम है आपका इंडियन म्यूजियम, कोलकाता में है, इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम कहाँ है स्टूडेंट्स? कोलकाता में है, कोलकाता। अगला है छठवां म्यूजियम जो है महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम, महाराजा सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह म्यूजियम, म्यूजियम। यह आपका है स्टूडेंट्स जयपुर, राजस्थान में, जयपुर में है। तो ये कुछ म्यूजियम का हमने नाम दिया है आपको। इस म्यूजियम को आप लोग याद रखेंगे कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये पूछा जाता है, तो याद रखेंगे तो आपके लिए फायदे होंगे। आगे देखेंगे तो आप संग्रहालय के बारे में देखा, संग्रहालय कहाँ कहाँ है, और भी ढेर सारे हैं, हमने कुछ ही के बारे में बताया है। अगला देखेंगे प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, अगला टॉपिक होगा हमारा प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। दूसरा है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। प्राणी उपवन या दूसरा है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जू कहते हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर क्या होता है? यहाँ विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको जीवित अवस्था में रखा जाता है। अध्ययन करने के लिए जीवित अवस्था में उनके सुरक्षित आवास बना दिया जाता है। जैसे उन लोगों के नेचुरल आवास होते हैं, प्राकृतिक आवास होते हैं, वैसे उनका आवास बना दिया जाता है और वहाँ उन लोगों को सुरक्षित रखा जाता है और देख रेख के साथ साथ खान पीन हर चीज़ की उन लोगों की व्यवस्था की जाती है। तो प्राणी उपवन या चिड़ियाघर क्या होता है? तो इसमें भी आप लोग लिख लेंगे कि इन उपवन में अधिकांशतः वन आवासित जीव लाए जाते हैं या रखा जाता है। इस उपवन में अधिकांशतः वन आवासी, अधिकांशतः वन आवासी मतलब वन में रहने वाले, वन आवासी जीवित जीवों को रखा जाता है, जीवित जीवों को रखा जाता है,
रखा जाता है, जीवित जीवों को रखा जाता है। जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों, जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के जैसे घर बनाकर रखा जाता है। तो इसको भी लिख लेंगे, चिड़ियाघर में सभी जीवों को, चिड़ियाघर में सभी जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के रूप में रखा जाता है, रखा जाता है। मतलब क्या है इसका कि सभी चिड़ियाघर में जितने भी जीव होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवासों जैसा माहौल दे दिया जाता है, बना दिया जाता है, और उसी में उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये रहा चिड़ियाघर। अगला हमारा टॉपिक होगा तीसरा, जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी, जिसको हम लोग की कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, की। इसके बारे में जानेंगे, कुंजी अथवा चाबी क्या होता है, तो नोट कर लेंगे। यह एक अन्य साधन सामग्री है, यह एक अन्य साधन सामग्री है, यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं के आधार पर, जिसका प्रयोग समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों के पहचान में किया जाता है। पौधों तथा प्राणियों के पहचान में किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि यह भी एक अन्य साधन सामग्री जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं के आधार पर पौधों एवं प्राणियों की पहचान में किया जाता है। अगला देखेंगे नियम पुस्तिका क्या होती है। चौथा देखेंगे नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मैनुअल्स। ये क्या होता है नियम पुस्तिका, तो इसके बारे में भी नोट कर लेंगे। विस्तृत वर्णों को लिखने के लिए, विस्तृत वर्णों को लिखने के लिए विस्तृत वर्णों को लिखने के लिए नियम पुस्तिका का प्रयोग करते हैं। नियम पुस्तिका का प्रयोग करते हैं। पुस्तिका का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो और भी ढेर सारे जीवों के अध्ययन के लिए साधन है, जैसे आपके हार्बेरियम हो गए, जहां पादपों को सुखाकर उसमें चिपकाकर अध्ययन किया जाता है। और भी ढेर सारे जीवों के अध्ययन के लिए साधन है जो आप स्वयं से अपने बुक से पढ़ लेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है। आगे हम अगला अध्याय, इसके बाद वाले वीडियो में अगला अध्याय आपको स्टार्ट करेंगे, दूसरा अध्याय। वहाँ आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो याद रखेंगे आप लोगों ने
अध्याय 11 का फर्स्ट पूरी तरह आप लोगों ने पढ़ लिया। और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।